जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबके समक्ष सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने, अध्ययन, अध्यापन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। हमारा अंग्रेजी का बहुत अहम टॉपिक चल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस पर आगे की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं अपने विषय वस्तु पर आऊँ उसके पहले एक सामयिक मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करना चाहूँगा, अपना सहयोग दर्ज कराना चाहूँगा और आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी उस मुहिम का हिस्सा बने। कोरोना ने हमारा जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित किया है। हमारी जीडीपी रसातल में जा रही है। युवाओं के सामने ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि हमारी सरकारें हमारी बात को नहीं सुनती। नोटिफिकेशन जारी करके वर्षों तक एग्जाम्स नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती। इस विफल तंत्र को वापस सुधारने के लिए पूरे हिंदुस्तान का छात्र वर्ग, युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग आगे आया है और उसने एक मुहिम छेड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप उस मुहिम का हिस्सा बने। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे। करोड़ों विद्यार्थी इस पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी सोशल मीडिया के किसी भी मंच से स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे के पक्ष में आकर इस मुहिम का हिस्सा बनकर के सरकार के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराएं, क्योंकि और कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र की सशक्त आवाज़ माने जाने वाला मीडिया हमारे पक्ष में नहीं है। ना तो हमारे पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा और ना प्रिंट मीडिया आ रहा। कोई पक्ष में नहीं आ रहा, कोई बात को नहीं उठ रहा, कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता कोई बात को नहीं रख रहा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में एक माहौल बन रहा है बेरोजगार युवाओं का, और उसका प्रभाव सरकार पर दिखता भी नज़र आ रहा है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सब के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाइए। हम मांग क्या रहे हैं? यही तो कि समय पर एग्जाम्स हो जाए, समय पर रिजल्ट आ जाए और समय पर पात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाए। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं और आपसे मेरा यही परामर्श है और यही निवेदन है कि मर्यादित तरीके से विरोध दर्ज कराएं। ना हम गवर्नमेंट के विरोध में हैं, ना किसी दल के विरोध में हैं। बस हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है, जो बेरोजगार युवाओं का हक है, वो उनको मिले। पर बड़ा आश्चर्य का विषय, बड़ा दुखद विषय है कि कोई पक्ष में नहीं आ रहा। दिन भर 24 घंटे चलने वाले खबरिया चैनल दुनिया भर की तुच्छ बातों को दिखाते रहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की समस्या को कोई नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि यहां पर यह बीड़ा हमें उठाना पड़ेगा और कर रहे हैं। हमारे युवा भाई, हमारे बेरोजगार साथी इसको बखूबी निभा रहे हैं। मेरा आप सबसे परामर्श है कि जिस भी तरह से आप योगदान दे सकते हैं, जिस भी तरह से आप इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं, ले जाइए, क्योंकि अब आपको ही इसे आगे ले जाना होगा। बाकी किससे आप अपेक्षा भी मत रखना। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। दिवंगत राहत इंदौरी की यह पंक्ति मुझे लगता है कि अब हमें अपनानी होगी। ये इसी प्रेरणा पर हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है साहब, तो एक बार फिर परामर्श है कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे की मुहिम का हिस्सा बने आप। अब मैं अपनी विषय वस्तु पर आता हूं। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके 6 पार्ट्स मैंने आपको रख दिए थे। आज मैं 7वें पार्ट पर आपसे चर्चा करूंगा। देखो, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहां से भी एसएससी के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सुनिए क्या है। 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 2/4 ऑफ 3/4 ऑफ। सबसे पहले आप ये देखो कि ये मैंने क्या लिख दिया है और क्या तात्पर्य है इनका। इनको समझाने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ। आप मुझे ज़रा ये बताइए कि दोनों लिखी हुई बातें एक ही है, अलग अलग है? 1 कहूँ और फर्स्ट कहूँ, 2 कहूँ, सेकंड कहूँ, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 और फिफ्थ, इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही बात है? एक ही है ना? डिफरेंस है साहब, बहुत डिफरेंस है। इधर वाले तो बताते हैं संख्या, ये संख्या सूचक है, संख्या सूचक है, और ये बताते क्रम, ये क्रम सूचक है। इनको कहा जाता है साहब कार्डिनल, और इनको बोला जाता है ऑर्डिनल। क्या कहा जी मैंने? ये तो कहलाते हैं कार्डिनल और ये कहलाते हैं ऑर्डिनल, चूंकि ये ऑर्डर को डिनोट करते हैं और ये संख्या को डिनोट करते हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि 5वां प्रश्न देखिए, तो मैं 5 प्रश्नों की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्रम में जो 5वें नंबर पर आ रहा है। और जब मैं कहूंगा कि 5 प्रश्न सोल्व कीजिए, तो यहां मैं 1 2 3 4 5 ऐसे 5 प्रश्नों की बात कर रहा हूं। जब आप कहते हो कि 11वां प्रश्न कठिन था, और जब आप कहते हो 11 प्रश्न कठिन थे, जब आप कहते हो कि 3 प्रश्न कठिन है और आप कहते हो कि तीसरा प्रश्न कठिन है, तो 3 और तीसरा में तो अंतर आ गया ना। ये तीसरा है और ये 3 है, यानी ये संख्या बताते हैं। हेलो, ध्यान से, ये संख्या बताते हैं और ये क्रम बताते हैं। इसलिए ये तो कहलाते कार्डिनल, ये कहलाते हैं ऑर्डिनल। तो जब इन कार्डिनल के साथ ऑर्डिनल का क्रम आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, ध्यान रखिएगा साहब, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, पूरे प्रकरण को, कम से कम वो विद्यार्थी जो सीरियसली तैयारी में जुटे हुए हैं, पूरे टॉपिक को, पूरे सारे पार्ट्स को अच्छे से अभ्यास करना और विगत परीक्षाओं के प्रश्न अवश्य सोल्व करना। क्योंकि मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूं, बिना पुराने प्रश्नों को सोल्व किए, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को सोल्व किए बिना आप दक्ष नहीं बन सकते। वो विद्यार्थी मेरी इस बात से सहमत होंगे जिनको एग्जाम का तजुर्बा है, जिन्होंने एग्जाम्स दिए होंगे, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कि पढ़ना अलग बात है और एग्जाम के में आए हुए प्रश्न का उत्तर देना एक अलग बात है। पढ़ना अलग है, उसका उत्तर देना अलग बात है। दोनों संपूरक हो सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट टू आंसर द क्वेश्चन एंड टू रीड द टॉपिक आर डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि प्रश्न एक टॉपिक से, एक कंसेप्ट से कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आप में वो सेंस, वो वृत्ति, वो तभी डेवलप होगा जब आपने पुराने प्रश्नों को देखा होगा। इसलिए आप इससे जुड़े हुए पुराने पर्चों के प्रश्न सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका कंसेप्ट इंप्रूव भी होगा। ध्यान दीजिएगा साहब, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है मैंने 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ, तब यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे तो क्या है कार्डिनल और पीछे आने वाले क्या है ऑर्डिनल। तो जब ऐसा क्रम होता है तो 1 को छोड़ करके बाकी सभी कार्डिनल्स के पीछे आने वाले ऑर्डिनल्स के साथ एस लगाते हैं। क्या बोला मैंने, फिर सुनो, जब और कार्डिनल के बाद ऑर्डिनल्स आ रहे हों, जब कार्डिनल के बाद ऑर्डिनल आ रहे हों, तो ऐसे कंडीशन में 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा उनके बाद आने वाले 1 को छोड़ करके से सभी कार्डिनल्स के बाद आने वाले ऑर्डिनल के साथ एस लगाना पड़ता है। यानी कि यहाँ ये सही है, लेकिन अगर यहाँ से एस हटा दूंगा तो अब ये गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा चुका ही है, अब मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा जी, एस। अच्छा, मैं कंसेप्ट वही बताता हूँ जो पुराने पेपर्स में पूछे हुए हैं। मेरी पूरी अध्यापन की शैली विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा सारी इस बात को। अब ये यहाँ अगर एस हटा दिया तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है ना, तो फोर्थ नहीं होगा साहब, फोर्थ होगा। 3 आ रहा है ना, अब ये इनकरेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या समझे, 1 को छोड़कर 2 3 4 5 6 आ रहा है और उसके पीछे कोई कोऑर्डिनल्स आ रहे हैं, तो उनमें एस लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये हुई। अब इसके आगे क्या होगा, देखो, इसके बाद नाउन जो है हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकती है, प्लुरल काउंटेबल हो सकती है। दोनों प्रकार की नाउन इसके साथ हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, सिंगुलर
ये वाली नाउन नहीं होगी। इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो सकती है, प्लुरल काउंटेबल नाउन हो सकती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो सकती है, प्लुरल काउंटेबल नाउन हो सकती है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो सकती। क्योंकि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका हिस्सा कैसे करोगे, अभी आगे देखना। वर्ब की बात करें तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी और यहाँ पर आपकी प्लुरल वर्ब आएगी। ये केस नहीं बनेगा, साफ ध्यान रखना। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? पानी अनकाउंटेबल है, उस पानी का 1/3 हिस्सा हो सकता है। विद्यार्थी हैं 1 से ज़्यादा, उनका 1/3 हिस्सा हो सकता है। 1/3 विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन एक विद्यार्थी का 1/3 कैसे करोगे? 1/3 का एक विद्यार्थी का 1/4 कैसे करोगे? इस वजह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा। अगर काउंटेबल है तो प्लुरल होगी और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में इससे जुड़े हुए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं, पहले आप देखना कि जो लिखे गए उनमें से कितने सेंटेंस सही। देखो साहब, 1/3 ऑफ वाटर of the water, 1/3 of the water has been taken. One third of the question is yet to be solved. Two-thirds of the land, is not fertile. Two-thirds of the students are present today. Three-fourths of the milk मुझे नहीं मालूम इसमें कितने सही है कितने गलत हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हम देखेंगे, इनको अपनी कसौटी पर कसेंगे। देखिए, एक बार सारे सेंटेंसेस आप लोग उतार लीजिए और फिर हम इनको एक एक करके देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। चलिए साहब, सबसे पहले हम मूव करते हैं फर्स्ट में। 1/3 के बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और याद रखना, इस ऑफ के बाद आगे आने वाली नाउन के पहले, ऑफ के बाद आगे आने वाली नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो बिल्कुल सही है, वाटर अनकाउंटेबल है और उसके साथ क्रिया क्वेश्चन की लगा दी। इट मीन्स गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। मूव टू द सेकेंड। 1/3, जी हाँ, ऑफ द क्वेश्चन। एक बार पुनः पढ़ो। 1/3 ऑफ द क्वेश्चन। 1/3 के बाद या 2/3 के बाद जो नाउन आती है, अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो बहुवचन होगी, और चूंकि क्वेश्चन काउंटेबल है तो हमें क्वेश्चन में एस लगाना पड़ेगा, और जो ही क्वेश्चन में एस लगाया तो यहाँ भी क्रिया बहुवचन की आएगी। अब सही हो गया। 1/3 ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न जो थे उनका 1/3 आर एट टू बी सॉल्व, वो अभी सोल्व किया जाना है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या करना चाह रहा हूं, 1/3 ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन होती तो एकवचन ही होती, लेकिन क्वेश्चन तो कैसे थे जी, काउंटेबल थे, और काउंटेबल आती है PCN, प्लुरल काउंटेबल नाउन, तो क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन की। तीसरे को देखो, 2/3 बिल्कुल सही है, ऑफ द लैंड, ये लैंड कैसी हो गई आपकी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ क्या लगा दिया, इज, सही लग रहा है। फर्टाइल का मतलब होता है बच्चों और बच्चियां उपजाऊ, यानी कि 2/3 ऑफ द लैंड, 2/3 2/3 भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ आपने क्या देखा, 2 आ गया, तो यहाँ आपको थर्ड्स ही लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ से ए हटा देंगे तो फिर एरर यहाँ हो जाएगी, तो 2/3 ऑफ द लैंड। चौथा देखिए, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, 2/3 ऑफ के बाद नाउन हमेशा बहुवचन आती है और क्रिया भी बहुवचन आ रही है, तो इसका मतलब गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। पांचवा देखो, 3/4, अब 3/4 में एस नहीं लग रहा है, याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें पीछे जो ऑर्डिनल्स आ रहे हैं उनमें एस लगाना पड़ता है, कब, जब आगे 1 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5 जैसे कार्डिनल्स हों, तो फिर हमें यहाँ एस लगाना पड़ता है। अब यहाँ वाक्य सही हो गया। ऑफ द मिल्क, मिल्क कैसी नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये PCN था, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लगा दिया, इज एट टू बी सॉल्व, अब आपका वाक्य सही हो गया। तो आपने क्या देखा है, यहां हमने उसमें फोर्थ किया है, 3/4 बिल्कुल सही है, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी सही है, आर, ये भी सही है, कारण जब 3/4 के बाद नाउन आती है काउंटेबल हो तो वह बहुवचन की होती है, तो ये बहुवचन हो रही है और क्रिया भी बहुवचन की लग रही है, तो 3/4, गौर कीजिएगा साहब क्या बोल रहा हूं, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। तो अब यहां निष्कर्ष क्या निकला, कहना क्या चाह रहा हूं कि जब कार्डिनल और ऑर्डिनल इस प्रकार से आए, यानी कि ये संख्या को डिनोट करें, और यहाँ हमारे सामने कंडीशन ये बनती है कि अगर 1 है तो उसके बाद आने वाले ऑर्डिनल्स के साथ तो हम एस नहीं लगाते, बाकी सबके साथ एस लगाते हैं। और नाउन 2 प्रकार की हो सकती है, या तो अनकाउंटेबल हो सकती है जो सिंगुलर ही होती है, और अगर काउंटेबल है तो फिर वो प्लुरल होगी। तो आपने सारे सेंटेंस देख लिए, एक बार फिर देखो, 1/3 ऑफ द वाटर हैज बीन टेकन, 1/3 ऑफ द क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चंस आर एट टू बी सॉल्व्ड, 2/3 of the land is not fertile, 2/3 of the students are present today, 3/4 of the milk is क्यों लगाया, मिल्क के अनुसार, एट टू बी सॉल्व, और 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्यों लगाया, स्टूडेंट्स के अनुसार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, बड़े अच्छे मज़ेदार प्रश्न बनते हैं, हर एक विद्यार्थी से नहीं बन पड़ते, फिर ये ध्यान रखना, जो मेहनती होते हैं वही कर पाते हैं। अगला है छात्रों और छात्राओं, इसके अंतर्गत जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम में आया हुआ है RPSC में, गौर करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय जहाँ संक्रियाएं होती है वहाँ वर्ब, कुछ तो कहते हैं सिंगुलर लगा देते हैं, कुछ कहते हैं कि प्लुरल लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि दोनों लगा दो, लेकिन मेरा आपसे यहाँ परामर्श है कि ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि प्लुरल आती है। देखो एग्जाम्पल देखें, 2 and 2 makes for 10 and 10 are 20.
4 + 4 R8 3 and 3 make oblique makes oblique made are making 6। बड़ा सामान्य सा कंसेप्ट है और आप आराम से समझ सकते हैं। 2 and 2 make oblique makes 4। जरा गौर करना, 2 और 2 4 होते हैं। पुस्तकों में आपको ये भी सही मिलेगा और ये भी मिलेगा। कितने बच्चों ने देखा हुआ है? कमेंट्स करके बताना मुझे कितने बच्चों ने दोनों क्रियाएं सही देखी है आपकी पाठ्य पुस्तकों में। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि साहब कि दोनों सही हैं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट यह कहता है कि ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन की आनी चाहिए और यहाँ बहुवचन ही सही माना गया है। और जितने भी जो नई पुस्तकें जो उनमें लगभग आपको इसका परामर्श ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम में भी यही स्वीकार्य है। तो अब मैं भी आपसे यही चाहूँगा कि आप बहुवचन की क्रिया लगाना, ठीक है। यद्यपि किताबों में दोनों का उल्लेख मिलेगा आपको, लेकिन आप प्रायिकता किसको दोगे? बहुवचन को। आप जानते हैं कि मैक्स तो एक वचन है, क्योंकि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगने से वो क्रिया एक वचन की हो जाती है। तो 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। 10 and 10 आर 40। तो यहाँ अगर आपको इज मिले तो आप इज का प्रयोग नहीं करके आर का प्रयोग करेंगे। 10 and 10 आर 20। 10 and 10 आर 20। 4 + 4 R8। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना आर का प्रयोग ही होगा। 4 और 4 8 होते हैं। 3 and 3 मेक। अब देखो यहाँ मैंने 3 4 क्रिया लिख दी है। पास्ट टेंस की क्रिया नहीं आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कोई क्रिया नहीं आएगी। इन दोनों में से आना है और इन दोनों में भी किसकी आएगी? बहुवचन की। मैंने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि एक बात याद रखना, गणितीय संक्रियाएं और वैज्ञानिक तथ्य ये हमेशा सार्वजनिक सत्य होता है। क्या कहा मैंने? गणितीय संक्रियाएं और वैज्ञानिक फैक्ट ये सार्वभौमिक सत्य होता है। सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का तात्पर्य ऐसा सत्य जो समय के सापेक्ष बदलता नहीं है, जो हमेशा सत्य रहे, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। अब देखो 3 and 3 मेक 6। 3 और 3 6 होते हैं। अब अगर कोई इसको यूँ बोले कि 3 और 3 6 होते थे, वो तैयारी नहीं कर रहा हो, अनपढ़ हो, तो दिमाग खराब हो जाएगा। किसी से जाकर बोल दो कि भाई साहब 3 और 3 6 होते थे, तो दिमाग खराब हो जाएगा। उसको 6 होते थे नहीं, 6 होते हैं। तो ये पास्ट में भी नहीं हो सकता और किसी टेंस में नहीं आ सकता, क्योंकि एक सार्वभौमिक सत्य है, इटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ आपने क्या देखा? 2 and 2 मेक 4। 10 and 10 आर 20। 4 + 4 आर 8 और 3 and 3 मेक 6। ध्यान रखना, इतने से कंसेप्ट से हमारा प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे की बात करें अपन, तो देखो सिंगल क्लॉज हो, सिंगल जिरंड हो, सिंगल इन्फिनिटी हो। क्या कहा मैंने? सिंगल क्लॉज, सिंगल जिरंड और सिंगल इन्फिनिटिव, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। क्लॉज क्या होता है? मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, जहां मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वहां बहुत अच्छे से बताया है। फिर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, इसको बोला जाता है क्लॉज, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और जिसकी अपनी वर्ब हो। जिरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। इन्फिनेटिव, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। मैंने हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वहाँ पर इस बात का उल्लेख किया है।
ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है और ये भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। जब ये हमारे सब्जेक्ट बनेंगे तो हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, कैसी? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे साहब, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, लेकिन शर्त क्या है? ये सिंगल होने चाहिए, अकेले। देखो हटा दूं, क्लॉज, जिरंड, इंफिनिटिव। मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं और देखना आपके सही है या गलत है। What he says is not true. What he takes is not pure. Running is good for health. Speaking English is an art. To speak Hindi is an art. To run is good for health। ये 5 वाक्य आपके समक्ष हैं। अब हम इनकी विवेचना करते हैं कि ये कैसे सही है, गलत है, सही है तो कैसे। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, इस सेट का सब्जेक्ट ही है, सेज का सब्जेक्ट ही है प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। ये प्रश्नवाची वाक्य नहीं है भैया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा क्लॉज है जिसको बोलते हैं उपवाक्य, जो वाट से शुरू हो रहा है। वाट ही सेज, ये प्रश्नवाची नहीं है। हेलो, बी केयरफुल, दिस सेंटेंस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। वाट ही से, जो वह कहता है, इज नॉट ट्रू, वह सच नहीं है। यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब दी क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये है, तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। वाट ही टेक्स, वाट ही, ये टेक्स तो इसके अनुसार आ रहा है, जो वह लेता है, इज बिल्कुल सही, क्योंकि जब क्लॉज से वाक्य शुरू होता है, यानी कि जब क्लॉज ही सब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो क्रिया सिंगुलर आती है। तो पूरा क्लॉज कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से। तो वाट ही टेक्स, जो वो लेता है, वो शुद्ध नहीं है। रनिंग, अब ये रनिंग हमारा पास यहाँ पर क्या हो गया? जिरंड, और ये क्या था हमारा? क्लॉज। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। तो यहाँ इनका सब्जेक्ट जो है, इनका सब्जेक्ट रनिंग और स्पीकिंग हो रहा है। फिर मैंने इन्हीं को, रनिंग को टू रन कर दिया, स्पीकिंग को टू स्पीक कर दिया। देखो, टू स्पीक हिंदी इज एन आर्ट, हिंदी बोलना कला है। आप यूँ भी कर सकते हो, स्पीकिंग हिंदी इज एन आर्ट और टू स्पीक हिंदी इज एन आर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर जिरंड को इन्फिनिटिव में बदला जा सकता है या इन्फिनिटिव को जिरंड में बदला जा सकता है। टू स्पीक हिंदी इज एन आर्ट, टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ आपने देखा है कि हमारे पास अगर क्लॉज हो, जिरंड हो, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में, तो भी हमारी क्रिया सदैव एक वचन की होती है। लेकिन हटाओ इनको, लेकिन अगर ये एंड से जुड़ रहे हों, दो क्लॉज, दो जिरंड और दो इन्फिनिटिव, हेलो, बहुत अहम तथ्य दे रहा हूँ, ये पढ़ने वालों को पता है कि ये कितने परीक्षोपयोगी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। बट दो क्लॉज, क्लॉज प्लस एंड से जोड़ देता हूं,
क्लॉज एंड क्लॉज, जिरंड एंड जिरंड, इंफिनिटिव, देखो क्या लिख दिया है, देखो जरा, दो क्लॉज एंड से जुड़ रहे हों, दो जिरंड एंड से जुड़ रहे हों, दो इंफिनिटिव एंड से जुड़ रहे हो तो क्रिया बहुवचन की। अब कुछ सेंटेंस आप देखिए, what she says and what she does doesn't match। जरा गौर करना क्या लिख दिया है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस लिख दिए। देखिए ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, बहुत शानदार अच्छे और स्तरीय वाक्य हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से देखना और समझने की चेष्टा करना भैया और बहनों। हमने क्या देखा है कि दो क्लॉज, दो जिरंड, दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़ रहे हों तो क्रिया बहुवचन की। पहला सेंटेंस देखेंगे, व्हाट मोदी सेज एंड व्हाट ही डज, क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकंड। यही किसके लिए आ रहा है, मोदी जी के लिए। ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। व्हाट मोदी सेज एंड व्हाट ही डज। अब हमारे सामने क्या हुआ कि हमने दो क्लॉज हो गए एंड से जुड़ गए, और जहाँ दो क्लॉज एंड से जुड़ते हैं तो क्रिया बहुवचन की आती है, अर्थात यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर आना चाहिए, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। व्हाट मोदी सेज एंड व्हाट ही डज आर बियॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग। जो मोदी कहता है और जो करता है वो हमारी समझ से परे है। बियॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ से परे है। व्हाट ही सेज, व्हाट सी से, जो वह कहती है, एंड व्हाट सी डज, और जो वह करती है, डज नॉट मैच। अब जरा गौर करना, हेलो ये क्लॉज और एक ये क्लॉज, यहाँ आप गौर करना, इस सी का है, ये जो डज आ रहा है, इस डज का सब्जेक्ट ये शी है, यानी कि शी की क्रिया यहाँ पर मेन वर्ब डज है। दो क्लॉज हो गए। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। व्हाट सी डज, जो वो करती है, व्हाट सी से जो वह कहती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। यहाँ हमें अच्छे से पता है कि डज का प्रयोग तो एक वचन के लिए होता है, और जब दो क्लॉज एंड से जुड़ते हैं तो क्रिया बहुवचन की आती है। यानी कि मेरे छात्रों और छात्राओं, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा डोंट,
डोंट मैच, वो मैच नहीं करता, यानी वह करती तो कुछ और है और करती कुछ और है, ये दोनों बातें मैच नहीं करती, उसका कहना और उसका करना मैच नहीं करता। रनिंग, जिरंड एंड स्विमिंग, दौड़ना और तैरना, आर, क्यों, अरे अभी कहा ना दो जिरंड जुड़े हों तो बहुवचन की क्रिया, तो रनिंग एंड स्विमिंग आर डिफरेंट टू ईच अदर। टू स्पीक इन्फिनेटिव, टू राइट इन्फिनेटिव, टू स्पीक एंड टू राइट, बोलना और लिखना, आर लग रहा है, बिल्कुल सही है, डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से भिन्न है। क्या भिन्न है? बोलना और लिखना एक दूसरे से भिन्न है। नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार केस से आपके सामने यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है, तो विशेष ध्यान रखना आप, जैसी सिचुएशन हो, अगर क्लॉज एक ही सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाना, और अगर दो क्लॉज जुड़े हुए हैं एंड से, दो जिरंड जुड़े हुए हैं, दो इन्फिनेटिव जुड़े हैं, तो फिर क्रिया आपकी बहुवचन की आएगी, ध्यान रखिएगा। 27वां नंबर का कंसेप्ट है हमारे सामने, देखो आप, कार्डिनल। कार्डिनल में क्या था? 1 2 3 4 5। अब यहां इन कार्डिनल में मैं आपसे बात करूंगा तो 1 नहीं 2 से स्टार्ट करूंगा, चूंकि मैं नाउन बहुवचन की दूंगा, तो 2 3 4 5। इसके बाद PCN, तो वर्ब प्लुरल। जरा गौर कीजिएगा क्या लिख दिया है, क्या लिखा है मैंने। कार्डिनल किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5। अब यहां 1 क्यों नहीं लिखा, 2 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि PCN प्लुरल काउंटेबल नाउन, अब प्लुरल काउंटेबल नाउन 1 के साथ तो नहीं आ सकती है ना, 2 के साथ आ सकती है। 1 स्टूडेंट थोड़े होगा, 1 स्टूडेंट होगा, लेकिन 2 स्टूडेंट नहीं होगा, 2 स्टूडेंट्स होगा। अरे समझ रहे हो ना, 1 तो पेन ही होगा और 2 होगा तो फिर पेन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमारी वर्ब कैसी होती है? प्लुरल की। जैसे गौर कीजिए साहब, यहाँ सिचुएशन क्या होती है कि अगर ये सब मिलकर के एक यूनिट को, इसका भी उल्लेख कर लें, इसमें बहुवचन की भी है और एक वचन की भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लोचा, इसको क्लियर कर लें। अगर ये सिंगुलर एक यूनिट के रूप में, सिंगल यूनिट के रूप में डिनोट हो रहा हो, व्हेन, देखो, व्हेन इट डिनोट्स अ सिंगल यूनिट, वह प्लुरल की आएगी, लेकिन जब ये अलग अलग चीज को प्रकट कर रहे हों, और जब ये एक व्हेन इट डिनोट्स अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के रूप में ये प्रदर्शित कर रहे हो, सिंगल यूनिट के रूप में डिनोट कर रहे हो, तो फिर वर्ब सिंगुलर की आएगी, प्लुरल की नहीं। वहाँ पे की जगह एस करना, चूंकि दोनों कंडीशन बताऊंगा, अभी प्लुरल भी बताऊंगा, पर पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन इट डिनोट्स अ सिंगल यूनिट, जब सिंगल यूनिट के रूप में डिनोट किया जा रहा हो तो क्रिया एक वचन की होगी, और जब ये अलग अलग चीज़ों को बताएगा, उससे ये विभेदित हो जाएगा तो बहुवचन की होगी। उसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी देखो उदाहरण देखते हैं। ₹10,000 each oblique are handsome amount. $20 kilometers, 20 kilometers each oblique are a long distance. अब आप ये देखिए, ₹10,000 इज ऑब्लिक आर, आना तो आर चाहिए रुपीज के अनुसार, लेकिन यहाँ पर बालकों और बालिकाओं, वही बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ वो एक यूनिट को बता रहा है, वो 10,000 रुपये विभेदित नहीं है, अलग अलग नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ₹10,000
इज अ हैंडसम अमाउंट। 10,000 रुपया एक अच्छी खासी रकम होती है, अच्छी खासी अमाउंट होती है, हैंडसम अमाउंट होती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब ये अलग अलग का बोध नहीं कराए, एक सिंगल यूनिट को डिनोट करे, तो फिर क्रिया एक वचन की आती है। अभी बहुवचन की भी लगाएंगे लेकिन उसकी कंडीशन अलग होगी। और दूसरी बात याद रखना, केवल लड़के ही हैंडसम नहीं होते हैं, सैलरी या अमाउंट भी हैंडसम होती है। हेलो, यस, अमाउंट के लिए भी हैंडसम का यूज कर देते हैं, सैलरी के लिए भी हैंडसम का यूज कर देते हैं, ध्यान रखना साहब। तो अब यहाँ पर क्या कहा आपने, आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इज 20 किलोमीटर्स अलॉन्ग डिस्टेंस, एक पूरी 20 किलोमीटर की दूरी को एक यूनिट के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि 20 किलोमीटर्स इज अलॉन्ग डिस्टेंस। 20 किलोमीटर की दूरी जो है, 20 किलोमीटर जो है वो एक लंबी दूरी है। बट, तो मैं इसको हटाता हूं, देखिए बट के बाद इससे विपरीत बात लिखूंगा, इससे भिन्न तथ्य लिखूंगा बट के बाद। देखो कैसे, जरा गौर करना। ₹10,000 is R/is to be distributed among the poor। दूसरा देखो, "20 years have passed since she came here"। जरा इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिख दिया है जी, ₹10,000 R/is to be distributed among the poor। बच्चों और बच्चियों, द पुअर का तात्पर्य होता है गरीब। द पुअर का तात्पर्य एक गरीब नहीं है, बल्कि सभी गरीब। आगे बताए थे ना कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लग जाता है तो वो उसका तात्पर्य वो पूरे वर्ग को डिनोट करता है, वो बहुवचन नाउन हो जाती है। 10,000 रुपया गरीबों के मध्य बांटा जाना है। अब वो एक को तो नहीं दे रहे ना आप, तो एक को नहीं दे रहे, यहां साफ साफ क्रिया रही डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर हमारी क्रिया क्या होगी, आर। तो देखो वहीं हमने इज लगाया पहले 10,000 के साथ, और अब वहीं क्या लगा रहे हैं हम, आर। तो निर्भर करेगा हमारा सेंटेंस किस टाइप का है। 20 years हैव पास्ड, अब एक साथ तो नहीं गुजरते साल, दूरी तो एक साथ थी पूरी, लेकिन 20 साल एक साथ में थोड़े गुजरे, एक यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक करके 20 साल गुजर गए। तो यहां पर भी क्या करें, वो एक यूनिट की बात नहीं कर रहा, बल्कि 1 by 1 20 साल गुजर गए। सिंस शी कैम हियर, उसको यहां आए हुए, यानी कि 20 साल हो गए उसको यहां आए हुए। और एक बात और याद रखना, जब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद सिंस आ रहा हो तो दूसरे वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, यानी कि वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस के साथ सिंस आ रहा हो तो आगे से वो आपकी सेकंड फॉर्म देते हैं। टेंस का प्रकरण है, वहां बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ हम एक वचन के लगाते हैं और कहाँ बहुवचन के लगाते हैं। डिलीट कर रहा हूं साहब, देखिए। उसके बाद देखो, अति महत्वपूर्ण है ये भी, अरे सारे ही महत्वपूर्ण है, मैं बता ही महत्वपूर्ण ही रहा हूं। सम ऑफ, all of, a lot of, अथवा lots of, अथवा half of,
अथवा मोस्ट ऑफ। क्या कहना चाह रहा हूं आप देखिएगा। इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है, इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर ये सिचुएशन आती है तो आपकी वर्ब प्लूरल रहेगी। एक बार देखो क्या कहा गया है, एक बार आप लोग समझिए क्या लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे कि सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ। इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल होगा, और वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मोस्ट ऑफ के साथ मोस्ट भी हो सकता है, मोस्ट आएगा तो डायरेक्ट नाउन ये भी हो सकता है और ये भी, यानी कि ये सारी सिचुएशन मैंने आपके समक्ष रख दी। हटा दूं, देखिए अब इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर लिख रहा हूं, और आप मुझे बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध। देखो सबसे पहला देखते हैं। ऑल क्वेश्चन इज कंपल्सरी। All of the students are working hard. Some boys want to meet। मुझे नहीं पता अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन पहले एक बार देख लें, फिर हमारी कसौटी पर इनको कसेंगे कि ये सही है या गलत है। A lot of the milk has been are available here। Half of the girls are present today। आगे सारे सम आ गया, मोस्ट का भी यूज कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता इन 7 वाक्यों में कौन कौन से वाक्य शुद्ध हैं, कौन से वाक्य अशुद्ध हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ऑल क्वेश्चन, भाई साहब ऑल के बाद काउंटेबल नाउन बहुवचन होती है, इसका मतलब एस लगाओ, और जो ही आपने यहाँ एस लगा दिया तो एस लगाते ही ये इज कन्वर्ट हो गया किसमें, आर में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, आर आ रहा है, वर्किंग हार्ड। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि ऑल ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होती है। सम बॉयज, बिल्कुल सही है, वांट फर्स्ट फॉर्म बहुवचन मानी जाती है। टू मीट यू, कुछ विद्यार्थी आपसे मिलना चाहते हैं। अ लॉट ऑफ द मिल्क,
ये कैसी नाउन हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, बिल्कुल। हैज बीन कैसी क्रिया हो गई, एक क्वेश्चन की तो होता ही है। अ लॉट ऑफ द मिल्क हैज बीन सर्व्ड टू द पुअर, टू द पुअर का मतलब गरीबों, बहुत सारा दूध जो था वो गरीबों को सर्व कर दिया गया। लॉर्ड्स ऑफ द बुक्स, बिल्कुल लॉर्ड्स ऑफ द बुक, लॉर्ड्स ऑफ के बाद बहुवचन नाउन आती है, चूंकि काउंटेबल है तो बहुवचन ही होगी। आर अवेलेबल हियर, बिल्कुल सही है। हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द गर्ल्स, ये गर्ल्स है तो जो लड़कियां थी उनकी आधी, यानी कि आधी लड़कियां आर प्रेजेंट टुडे, आज आधी लड़कियां उपस्थित है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हेलो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप यहां देखेंगे कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वो आती है कैसी, बहुवचन। अब सही हो गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, यानी कि अधिकांश प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इस मोस्ट का तात्पर्य यहां अधिकांश से हुआ है, अधिकतर से हुआ है। मोस्ट ऑफ का प्रयोग का तात्पर्य यहां अधिकतर प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह बात आप जान लो। मोस्ट का तात्पर्य वेरी के अर्थ में हुआ है। जैसे एक वाक्य और देखो इसको समझने के लिए, मोस्ट स्टूडेंट डोंट वर्क हार्ड मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट वर्क हार्ड। अब यहाँ ये जो मोस्ट है ना, ये मोस्ट किसके, वेरी के अर्थ में आ रहा है। अधिकतर विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं करते, अच्छा यही सच है, तो ध्यान रखना इस मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो रहा है। तो मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो रहा है। अब इसी वाक्य को अगर मैं यहां लिख दूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो भी वही रहेगा। ध्यान रखना साहब, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जहां से अक्सर प्रश्न पूछे हुए हैं, थोड़ा उसको भी देख लें। मैनी अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनके बाद PCN तो वर्ब भी प्लूरल। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनके बाद वर्ब भी कैसी होगी जी, प्लूरल, क्योंकि नाउन भी प्लूरल। उदाहरण देखते हैं, मैनी टीचर्स मैनी टीचर वर्क हार्ड ड्यूरिंग टीचिंग। अधिकांश अध्यापक अध्यापन के दरमियान कठिन परिश्रम करते हैं, बहुवचन। A great many students respect their teachers। बहुत सारे विद्यार्थी अपने अध्यापकों का रेस्पेक्ट करते हैं। हायर एजुकेशन, देखिए मैनी टीचर्स आ रहा है, वर्क आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैनी टीचर्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग टीचिंग, बहुत सारे शिक्षकगण अध्यापन के दरमियान काफ़ी मेहनत करते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये बहुवचन है। देयर टीचर्स, अध्यापक की रेस्पेक्ट करते हैं। अ गुड मैनी बॉयज वांट टू गेट हायर एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। वांट बहुवचन हो गया, चूंकि एस या एस लगाने के बाद एक वचन हो जाती है। वांट टू गेट हायर एजुकेशन, वो जो है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब अगर इन्हीं के साथ जरा गौर करना, इन्हीं के साथ ऑफ लगाया जाए, मैनी ऑफ, a good many of,
अ ग्रेट मैनी ऑफ, उसके बाद आपका प्लुरल नाउन भी हो सकता है और प्लुरल प्रोनाउन भी हो सकता है, और वर्ब आपकी अभी भी प्लुरल ही रहेगी। वर्ब आपकी अभी भी प्लुरल ही रहेगी। एक बार आप इस चीज़ को समझने की चेष्टा करें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं। मैनी ऑफ अ ग्रेट, यही तो था पहले भी, अब ऑफ लगा दिया। तो पहले तो नाउन ही था, अब नाउन के साथ प्रोनाउन भी आ सकता है। प्लुरल प्रोनाउन क्या होते हैं, इधर देखो मेरी ओर। आई एक वचन है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, तो यहाँ मी नहीं आ सकता। लेकिन आई का बहुवचन होता है वी, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, तो यहाँ अस आ सकता है। ही सी इट ये एक वचन माने जाते तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यू आ सकता है, चूंकि यू एक वचन भी है, बहुवचन भी है, बहुत अच्छे से बताया था आपको। और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, तो क्या क्या आ सकता है यहाँ प्लुरल प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर आपके सामने अस हो सकता है, यू हो सकता है, और देम हो सकता है, और नाउन तो हो ही सकती है। देखते हैं कैसे। अब मैं पहले प्रोनाउन ही यूज कर रहा हूं। देखो, मैनी ऑफ अस, ये वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये आई का नहीं हो सकता। क्यों? आई एक वचन है, केवल दो टेंस में उसके साथ ट्रीटमेंट बहुवचन का दिया जाता है, लेकिन है एक वचन, चूंकि आई का ही तो बहुवचन होता है वी, तो यहाँ अस आ सकता है। मैनी ऑफ अस, डोंट बहुवचन है, डू एक वचन, डज एक वचन है, और डू बहुवचन है, तो मैनी ऑफ अस डोंट गेट अप लगाना, डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम में से बहुत सारे सुबह जल्दी नहीं उठते। मैनी ऑफ द प्लेयर्स, मैनी ऑफ अस डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैनी ऑफ द प्लेयर्स डोंट प्ले वेल, बहुवचन की क्रिया है, बहुवचन की नाउन है। हाँ, बहुत सारे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते। यहां से जो प्रश्न बनता है वो जरा देखो, इसकी एक सिचुएशन और बचती है, उस पर भी मैं आपसे बता देता हूं, अति महत्वपूर्ण है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा साहब। मैनी ए अथवा एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ऐसी कंडीशन में आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। गौर कीजिए क्या कहा, यहां से प्रश्न बहुधा पूछे गए हैं, मतलब कि अक्सर पूछे गए हैं। हटा दूं मैं इसको, ये विशेष याद रखना, हमारे स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन शिक्षक भर्ती वगैरह से लेकर के और एसएससी तक में यहां से प्रश्न पूछे गए। मैनी ए ऑब्लिक एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब सिंगुलर। मैनी अ बॉय, was there. Many a teacher was teaching. Many a teacher was teaching. Many a question is tough. Many a boy, singular countable noun, एक वचन क्रिया। SCN, singular countable noun, verb भी singular। Many a teacher, SCN, अब तो समझ गए होंगे SCN क्या होता है। Was teaching when I went there, जब मैं वहाँ गया तो Many a teacher was teaching, कोई टीचर पढ़ा रहे थे। Many a question,
इज लगा दिया तो आपने क्या देखा, मैनी ए के बाद आप कहेंगे जी फिर ये एन, मान लो कोई ऐसी नाउन आ रही है जो जिसका उच्चारण स्वर से हो रहा हो, जैसे मैनी एन ऑरेंज, मैनी एन ऑरेंज इज टू बी टेकन, कोई एक ऑरेंज खाया जाना है। लिखिए ही लो, मैनी एन ऑरेंज मैनी एन ऑरेंज इज टू बी टेकन, मैनी एन ऑरेंज इज टू बी टेकन। तो आपने क्या देखा, वो निर्भर करेगा कि उसकी साउंड आगे कैसी हो रही है। समझ गए साहब? तो ये था हमारा आखिरी कंसेप्ट। यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप अभ्यास अवश्य करना, उसी से दक्षता आएगी। और पुराने प्रश्नों को सॉल्व करना, ये 7 पार्ट्स हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। मुझे नहीं लगता कि 7 पार्ट्स आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो लगभग 6-7 घंटे का आपके पास मटेरियल हो गया। आप इन सब की प्रैक्टिस करना, आसानी से आपसे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ दूसरा टॉपिक लाऊंगा, लेकिन उसके पहले अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ खास प्रश्न आपको एक बार बताऊंगा, कुछ प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में अगले टॉपिक पर आऊँगा। ठीक है साहब? आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ना लगे तो जो आपकी मर्जी है इसको करना। ठीक, थैंक यू।